हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप बोलेंगे मस्त है मैम, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और वो जो आप प्लांट ही प्लांट पढ़ाया जा रही थी उससे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला होगा क्योंकि अब एनिमल टिश्यू चालू हो गया है। काफ़ी कुछ एनिमल्स के बारे में आपको जानना मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको पता ही है। क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, मस्त वाला चैप्टर नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई। एनाटॉमी शुरू हो गई है, यानी कि शारीरिकी शुरू हो गई है एनिमल्स की, और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या हमें करना है। और बच्चों को जैसे कि मैंने कहा कि केचुआ और कॉकरोच दिखाएंगे आपको, है ना, अंदर से नहीं लेकिन बाहर से जरूर दिखाएंगे, बारीकी से आपको इसके दर्शन करवाएंगे। और बिल्लियाँ तो खैर आपको पता ही है मेरी फेवरेट। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, तरल संयोजी उत्तक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा विशिष्ट संयोजी उत्तक में हम 2 पढ़ चुके हैं, उसका आज हम तीसरा वाला रक्त पढ़ने वाले हैं। तो रुधिर पढ़ेंगे यानी ब्लड, उसके बाद ब्लड से जुड़ा हुआ प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद हम पढ़ेंगे रुधिर के कार्य, और रुधिर के कार्य के बाद हम पढ़ेंगे लसिका। ठीक है, तो थोड़ा सा एपिसोड को प्री रिवाइज कर लेते हैं और मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आधे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि अब ये तरल संयोजी उत्तक कहाँ से आ गया। लेकिन मैंने 2 या 3 बार ये चीज़ बोली है कि विशिष्ट उत्तक में हमने 3 कैटेगरी बांटी थी, अगर आपको याद हो। पहली हमने बांटी थी उपास्थि, जिसको हमने पढ़ लिया था अस्थि, और तीसरा जो था वो रक्त था। और मैंने ये कहा था कि ब्लड को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये भी कहा था कि रक्त को कई बुक्स में तरल संयोजी उत्तक के अंदर दे रखा है। तो ये है विशिष्ट संयोजी उत्तक ही, लेकिन क्योंकि ये तरल अवस्था में होता है इसीलिए कई बार इसे तरल संयोजी उत्तक दे दिया जाता है। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये ऐसे नहीं बताई, क्योंकि नीट में एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या है। ठीक है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखें। और वैसे कॉमन सेंस की बात है भाई ब्लड कैसा है, फ्लूइड है, तरल है, इसीलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कह देते हैं, लेकिन विशिष्ट उत्तक के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक, तो मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। पढ़ने वाले हैं हम तरल संयोजी उत्तक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और इसी को हम कह देते हैं विशिष्ट उत्तक का ही प्रकार है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तीसरा पार्ट। ठीक है, विशिष्ट संयोजी उत्तक। रुधिर एवं लसिका को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि रुधिर भी तरल है और लसिका भी तरल है, तो दोनों को तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब लिम्फ क्या है मैं आपको समझाऊंगी। वैसे आप थोड़ा सा इसको 10th में पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगी, चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी। और ब्लड हम अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। कई बच्चे बोलेंगे मैम ब्लड में तो आपने बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम बोन्स के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं, ब्लड के बारे में भी फिर से पढ़ने वाले हैं, और वहीं हमें डिटेल में पढ़ना है। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 लाइन ब्लड के लिए दे रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपको लोड कम पड़े इसलिए अभी लोड डाल देती हूँ। ठीक है, चलिए। इन उत्तकों में अधात्री तरल दशा में होती है, फ्लूइड है। अधात्री मतलब मैट्रिक्स। ये बात हो चुकी है ना कि सारे कनेक्टिव टिश्यू में वो 3 चीजें तो रहेंगी। ठीक है, मैट्रिक्स, कोशिकाएं और तंतु। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी जो आज फिर आने वाली है, रुधिर एक ऐसा संयोजी उत्तक है जिसमें तंतु यानी कि फाइबर्स नहीं होते। ये भी नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, और धात्री, अधात्री जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वो कैसी होती है, तरल होती है, लेकिन फिर भी इस अधात्री को हम मैट्रिक्स नहीं कहते, प्लाज्मा कह देते हैं। ठीक है, अभी प्लाज्मा का नाम आने वाला है, क्यों कहते हैं उसका रीजन आएगा नीचे, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर की यानी कि ब्लड की जो मैट्रिक्स है, ब्लड एक संयोजी उत्तक है, हम मैट्रिक्स बना रहे थे, ब्लड की भी ऐसी ही कुछ मैट्रिक्स होगी, और इन्हीं मैट्रिक्स में ब्लड की कोशिकाएं रहेंगी जो कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये रहेंगे। लेकिन इसकी जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं। क्यों मैम, ऐसी नाइंसाफी क्यों? ये नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स हम उन्हें कहते हैं, जनरली जो मैट्रिक्स है ये वाली,
ये कहाँ से आती है? ये मैट्रिक्स संयोजी ऊतक में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में जो हम ये सेल बनाते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट, मैट्रिक्स यानी अधात्री, कोशिकाएं और तंतु। जो ये कोशिकाएं होती हैं ना, यही क्या करती हैं? मैट्रिक्स को सिक्रीट करती है, मतलब स्रावित करती है। लेकिन ब्लड में ऐसा नहीं होता। ब्लड में मैट्रिक्स इन कोशिकाओं से नहीं आता। तो फिर जब इन कोशिकाओं से स्रावित नहीं हो रहा है और बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू से अलग बात कर रहा है, इसीलिए फिर हम इस वाली मैट्रिक्स को प्लाज्मा कह देते हैं। अब आप बोलेंगे फिर प्लाज्मा आता कहाँ से है? तो ये प्लाज्मा जो है, आप जो पानी पीते हैं, पानी और प्रोटीन और कुछ WBC और इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, होता ये भी रंगहीन है, मतलब कि इसका जो कलर है वो रंगहीन प्रकार का द्रव्य होता है, वाइटिश सा या ट्रांसपेरेंट बोल दो होता है। तो ये कोशिकाओं से स्रावित नहीं होता। ये बात लिखी हुई आ जाएगी, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिख दी है मैंने। यह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होता है, परंतु इसमें तंतुओं का अभाव होता है, और यही बात हमें याद भी रखनी है। ठीक है, 2-3 बार बता चुकी हूँ इस बात को कि रुधिर ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई तंतु नहीं होते। और अभी आप पढ़ेंगे रुधिर का कंपोजिशन, तो आपको पता है उसमें तंतु की बात हम करते ही नहीं है, सिर्फ कोशिकाओं की बात करते हैं और प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बनिक और अकार्बनिक फिर से आ गया है भाई, पहले भी 2-3 बार आया हुआ है, चैप्टर 1 में भी आया हुआ है, वहां पे मैंने समझाया था, फिर एक बार समझा देती हूँ। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जनरली कार्बन हाइड्रोजन से सहबंधन द्वारा बंधे होते हैं। बंध के प्रकार होते हैं ना, अब तो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे मजेदार वाली, है ना, उसमें पढ़ा होगा सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन में सहसंयोजक बंध होता है या उनसे बनते हैं, ऑक्सीजन भी होता है साथ में, ठीक है, तो उनको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो और उसके अलावा बाकी चीजें हो, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है ना, और उससे बने हुए हो, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ही नहीं हो, सहसंयोजक बंध, तो फिर हम उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और भी अंतर होते हैं भाई, ये नेचुरली पाए जाते हैं, वो नेचुरली नहीं पाए जाते, वो लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, वो लिविंग थिंग में नहीं पाए जाते। लेकिन हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इसलिए वो सारी चर्चाएं हम नहीं कर रहे हैं। वो आपको केमिस्ट्री में पूछनी पड़ेगी कि भाई ये कार्बनिक, पढ़ा होगा आपने, 2 बुक्स होंगी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है? कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, है ना, पढ़नी है। मैं बच्चे बोलेंगे मैम कहाँ केमिस्ट्री याद दिला दी आपने। इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं सदैव प्लाज्मा में भरणशील रहती है। प्लाज्मा का निर्माण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता। जो बात मैंने आपको समझाई यहाँ पे आपको लिखी हुई है, प्लाज्मा का निर्माण कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। कौन सी कोशिकाएं? जो रुधिर में है, उन कोशिकाओं द्वारा नहीं होता, अलग से बनता है। इसीलिए फिर हम इसको मैट्रिक्स नहीं कह के क्या कह देते हैं? प्लाज्मा। लेकिन ये प्लाज्मा है क्या? एक तरह का मैट्रिक्स ही है ब्लड का, ठीक है। सदैव प्लाज्मा में भ्रमणशील रहती है ये कोशिकाएं, भाई ऐसे घूमती रहती हैं इस प्लाज्मा के अंदर, WBC RBC सब कुछ। इससे मुझे एक बात आई केमिस्ट्री से, जो मैं हमेशा राहुल सर से भी कहती हूँ। सर मुझे जब कहते हैं कि या कुछ पूछते हैं तो मुझे लगता है, तो हमारे एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आई केमिस्ट्री के लिए, कि केमिस्ट्री जो होती है ना वो वाष्पशील होती है। वाष्पशील समझते हैं? जो हवा लगते ही उड़ जाता है ना। तो केमिस्ट्री खुद एक वाष्पशील है, मतलब कि इवेपोरेटिव सब्जेक्ट है। आप उसको पढ़ो 2 मिनट बाद वो अपने आप वाष्प बन के उड़ जाता है। इसीलिए सिंपल स्कूल टाइम से मेरा ये डायलॉग है कि भाई केमिस्ट्री तो वाष्पशील है, कभी रहती ही नहीं है, अभी पढ़ी अभी गायब, ठीक है, वाष्प बन के उड़ जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रुधिर की। ब्लड जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है बॉडी का। अब ये एक संयोजी ऊतक है। रुधिर में क्या क्या है क्या नहीं है वही क्लास 10th में पढ़ के आए हैं आप ये सारी चीजें, लेकिन हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। रुधिर तरल संयोजी या योजी ऊतक है। भाई संयोजी लिखूं या योजी लिखूं, कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप, क्योंकि आपकी कई बुक्स में योजी योजी भी लिखा हुआ है, फिर इसलिए मैंने योजी लिया है, वरना आप बोलेंगे मैम संयोजी और योजी अलग अलग है क्या? एक ही बात है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह विशिष्ट ऊतक का ही प्रकार है, ये भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। रक्त का तरल भाग या प्लाज्मा योजी ऊतक मैट्रिक्स के समान होता है।
ठीक है, ये मैट्रिक्स जैसा ही है, मैट्रिक्स मतलब वही अधात्री, तथा इसकी तुलना रुधिर कणिकाओं की योजी उत्तक की कोशिकाओं से की जा सकती है, किंतु योजी उत्तक की भांति मैट्रिक्स के निर्माण में रुधिर कणिकाओं का कोई हाथ नहीं होता। वही कि हम इसको क्यों मैट्रिक्स नहीं कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं, क्योंकि रुधिर कणिकाएं इस प्लाज्मा को स्रावित नहीं करती, जबकि बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी उत्तक हैं, उनमें मैट्रिक्स का निर्माण उन्हीं की कोशिकाओं या कणिकाओं से होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं हमने देखी, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, है ना, फाइब्रोब्लास्ट, उन्हीं से होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करती, ये अलग से बनता है। अब रुधिर के आपको पता है कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो रुधिर में प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएं होती हैं। दो पार्ट होते हैं रुधिर के, है ना, यहाँ पे कहीं लिख दो भाई रुधिर यानी कि ब्लड को जनरली हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं कणिकाएं, और जब मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ा रही थी तो 10th वाले बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम कोशिकाएं और कणिकाएं अलग अलग हैं क्या? तो भाई कई बार जो है रुधिर कणिकाएं की भी कह देते हैं इनको, रुधिर कोशिकाएं भी कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कार्पल्स कह देते हैं और इसको सेल्स कह देते हैं। रेड ब्लड सेल्स भी कह देते हैं कई बार, और रेड ब्लड कार्पल्स भी कह देते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं की भी कह देते हैं और लाल रुधिर कोशिकाएं भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास चीज होती है, थोड़ा सा घुमा देती हूं मैं इसको, वो होता है प्लाज्मा, जिसके अंदर ये तैरती रहती है कणिकाएं या कोशिकाएं। और तीसरा हमारा प्यारा प्लेटलेट्स। अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा से शुरुआत करने वाले हैं और कणिकाओं को भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। चलिए तो शुरू करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा एक लसलसे द्रव के रूप में होता है, अभी बात की हमने, रंगहीन चिपचिपा सा द्रव्य है और समस्त रक्त का 2/3 भाग बनाता है। यह लगभग रंगहीन होता है। ठीक है, कैसा है भाई, ट्रांसपेरेंट बोल दो या रंगहीन बोल दो। इसकी संरचना यानी कि कंपोजिशन बहुत जटिल होती है तथा सदैव एक सी नहीं रहती, अर्थात बदलती रहती है। अगर आप चाहें बोले कि मैम प्लाज्मा किस किस का बना होता है, तो इसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है। कभी इसमें WBC ज़्यादा होती है, कभी RBC ज़्यादा होती है, कभी प्रोटीन ज़्यादा होता है, कभी ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में दिन भर काम चलता रहता है, तो इसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है। प्लाज्मा में विलेय तथा कोलाइडल पदार्थ दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ भी है जो प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं, यानी कि सॉल्यूबल रहते हैं, विलेय का मतलब सॉल्यूबल, घुले हुए, और कुछ कोलाइडी सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कोलाइडी सॉल्यूशन क्या है, तो हमने क्लास 9th में विलियन के प्रकार पढ़े हुए हैं। एक होते हैं विलयनशील विलियन, है ना, एक होते हैं निस्यंदन, है ना, निलंबन, सस्पेंडेड, जिसमें लगता है कि द्रव्य के अंदर जो पदार्थ हमने घोला है वो लटका हुआ है, मतलब वो पूरी तरह से घुलता भी नहीं है और पूरी तरह से नीचे भी नहीं बैठता। और कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो टिंडल इफेक्ट देते हैं, है ना, जेली टाइप के, मतलब थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, है ना, आधा जो पदार्थ है वो अच्छी तरह से विलय भी नहीं होता और दिखता है ऐसे जेली जैसा दिखता है, उसको कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ब्लड हम कहते हैं कि एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। कोलाइडल पदार्थ की तरह दोनों ही मिले होते हैं, कुछ विलय भी होते हैं और कुछ अच्छे से विलय नहीं है और ऐसे ही तैर रहे हैं। ठीक है, उस टाइप के भी हैं। विलय पदार्थों में निम्न वस्तुएं मिलती हैं। क्या क्या वस्तुएं मिलती है भाई हमें? प्लाज्मा के अलावा रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रकार की हमें कणिकाएं मिलती हैं। जनरली हम 3 जो है वो बांटते हैं, क्योंकि WBC के बहुत सारे रूप हैं। अभी हम देखेंगे WBC के क्या क्या रूप है, लेकिन मेनली हम 3 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि RBC, एक WBC, और प्लेटलेट्स भी इसी के अंदर झूमझुमाते रहते हैं। ठीक है, चलिए, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कैप्सूल्स, और अभी मैंने कहा कणिकाओं को कई जगह आपको कोशिकाएं भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। इनको डिटेल में पढ़ना है हमें आगे वाले चैप्टर में, अभी हम इनको शॉर्ट में निपटा रहे हैं। रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रक्ताणु प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो ये मिलते हैं हमें 3 तरह की। सबसे पहले RBC की बात कर लेते हैं, जिसको रेड ब्लड कोशिकाएं या रेड ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं। RBC
स्तनियों में यानी कि मैमल्स में ये उभयावतल या केंद्रकहीन होती है। सबको पता ही होगा भाई कि जो हमारी आरबीसी है वो कैसी है, केंद्रक विहीन है। थोड़ा थोड़ा इसको भाई इग्नोर मत कर देना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फिर से ये चीजें आने वाली हैं और वहां पे फिर मैं इन चीजों को दोबारा इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे आगे डिटेल में जाना है हमें। ठीक है, हमारी जो आरबीसी होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, अगर आप ध्यान से इसको देखें। ठीक है, ऐसी होती है। उभय अवतल आपने देखा है, उत्तल अवतल लेंस पढ़े होंगे आपने। ठीक है, उभयतल, उभयावतल मतलब ऐसा जिसका ये वाला सिरा ऐसे निकला होता है। तो आप देख रहे हैं ये और ये सेम चीज है ना। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण आपने पढ़े हैं, जिसका ऊपर वाला सिरा ऐसे निकला होता है। तो ये देखो यहाँ से निकले हुए, इधर से ये और ऊपर से देखोगे तो ये भी इधर से तो ये उत्तल हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हमें ऐसे को कहते हैं। और अवतल किसको कहते हैं? अवतल ऐसे वाले को कहते हैं। तो इधर से तो ये उत्तल दिख रहा है और ऊपर वाले को देखोगे तो अवतल दिख रहा है, इसीलिए ये कैसा है? उभयावतल है। मतलब कि एक उभयतल है और एक दूसरा अवतल है। कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, दो प्रकार की जो चीजें हैं वो मिलके बनी होती है और ऐसे दिखती है। और जनरली हम आरबीसी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसका फोटो देखेंगे तो आपको आरबीसी ऐसी दिखेगी, ऐसी। ठीक है, गोले जैसी। वो आपने कभी पॉपिंस खाई है? वो कलरफुल गोलियां आती हैं पॉपिंस, वैसी ही दिखती है आरबीसी। लेकिन वही, क्योंकि एक तरह से यूं होती है, एक तरह से यूं होती है, तो हम इसको थोड़ा बनाने के नजरिए से ऐसा बनाते हैं, वरना वो पॉपिंस की गोलियां जैसी, कलरफुल गोलियां जैसी दिखती है। ठीक है, केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता। और ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है आरबीसी की कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्य में, स्तनियों में, भाई सब में केंद्रक नहीं होता ये नहीं कहा मैंने, है ना। स्तनियों में, मैमल्स की हम बात करते हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन मैमल्स में भी भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं, भ्रूणीय, जब बेबी जस्ट बाहर नहीं आया होता है, मम्मा के पेट में होता है, एम्ब्रियो होता है, पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, तब हम में जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक होता है। लेकिन बाद में वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद फिर बनता ही नहीं है। ठीक है, एक घन मिमी में इनकी संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। एक घन मिमी, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है। इंजेक्शन के अंदर आप ब्लड भरोगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसमें कम से कम 45 से 50 लाख। अच्छा, ये जो है यूनिट आपको कई बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, लेकिन हम एवरेज लेकर चलते हैं, तो इसीलिए 45 से 50 लाख होती है। नर स्तनियों में इनकी संख्या मादाओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, मेल्स जो होते हैं उनमें ज्यादा होती है। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन मिलता है और श्वसन क्रिया में प्रमुख भाग लेता है। सबको पता है ये कि ब्लड सेल्स जो है वो लाल क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन मिलता है। हिम प्लस ग्लोबिन, हिम एक आयरन धातु है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन। श्वसन क्रिया में सहायक है, ये भी हमें पता है। न्यूक्लियस के अभाव में स्तनियों की लाल रुधिर कणिकाएं 120 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाती। कितना काल है इनका? 120 डेज जिंदा रहती है। ठीक है, उसके बाद मर जाती है, क्योंकि केंद्रक नहीं है। मरने से पहले ये प्लीहा गोर्द, प्लीहा गोर्द क्या है? स्प्लिन। स्प्लिन क्या होता है? स्प्लिन को मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ। कब्रिस्तान क्यों कब्रिस्तान कहते हैं? क्योंकि जब ये लाल रुधिर कणिकाएं मर जाती है तो ये स्प्लिन में चली जाती है। यहाँ पे स्प्लिन क्या है पढ़ेंगे, आगे आएगा अगर कहीं नाम तो। स्प्लिन हमारे यहाँ पे होता है एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, इस साइड लीवर के आसपास मान लो वहाँ पे होता है, छोटा सा एक पाउच जैसी संरचना होती है, और यहाँ पे सारी मरी हुई रुधिर कणिकाएं आके अटक जाती है। क्यों अटकती है? क्योंकि हम प्रोटीन तो बना सकते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी के अंदर आयरन नहीं बना सकते। आयरन हमें बाहर से खाना होता है, और इसीलिए कहते हैं कि हरी सब्जियां जो है वो आयरन युक्त खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी आयरन बनाने में कैपेबल नहीं है। आयरन हमें बाहर से लेना होता है। और अगर हम ऐसे ही मरी हुई रुधिर कणिकाओं को वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकालते जाएंगे, और मरी हुई निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन भी जा रहा है। ठीक है, तो हम ग्लोब्युलिन प्रोटीन तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो हिम समूह है, ये जो आयरन समूह है, ये हम नहीं बना पाते। पता नहीं मैं बोल रही हूँ, आपने ये सब मुझे लगता है 10th में पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, ये सब आया हुआ है 10th में,
तो क्या होता है कि वहां पे ये अटक जाती है जाके। अब वो स्प्लीन क्या करता है, प्रोटीन और बाकी वेस्ट चीजों को तो बाहर निकाल देता है, इस आयरन को रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बॉडी में तो बनना नहीं है, अब ये तो मर चुकी है, इसका तो क्या ही बचा, तो इस बाकी चीजों को जाने देती है और आयरन को रोक लेती है और फिर उस आयरन से नई ब्लड सेल्स बनाती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान, वहां जाके अटक जाती है, वहां जाके ये कब्र में दफन हो जाती है। ठीक है, चलिए फंस जाती है, वहां इनके हीमोग्लोबिन में मिलने वाला लोह तत्व, अब लोह तत्व आयरन और Fe सब एक ही बात है, ठीक है, रोक लिया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये है फाइटर्स, हमारे पहले भी मैंने बात की थी कि हमारे बॉडी पे अटैक करने वाले दुश्मनों के लिए ये सोल्जर का काम करती है, तो ये वो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, इनमें से अधिकांश अमीबा की भांति अपने आकार को सदैव बदलती रहती है। ठीक है, ये होती तो ऐसी है बिना शेप की, लेकिन इनका ये, क्योंकि अमीबा के हिसाब से, अमीबा का देखा है हमने, अनियमित आकार का होता है, ये भी अपना शेप बदलती रहती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। अभी इसके प्रकार आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, और आगे चैप्टर में भी पढ़ने हैं हमें। जब कभी रोगाणु शरीर के किसी भाग में प्रवेश करते हैं, तब श्वेत रुधिर कणिकाएं एक बड़ी संख्या में उस स्थान पर पहुंच जाती हैं और वहां रोगाणुओं को चारों ओर से घेरकर रासायनिक तथा युद्ध आरंभ करती है। ठीक है, क्या करती है ये, जहां पे भी कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, वहां पे जाती है। जैसे मैंने कहा था कि वो पराग कण आ जाते हैं, उसको नहीं पता है कि पराग कण है, वो तो समझती है कोई बैक्टीरिया आ गया है ना, तो ये वहां पे जाती है WBC सारी। इसमें स्पेशली मैक्रोफेजेस होती हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था, मोनोसाइट्स होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, ये सब जाती है और वहां पे चालू कर देती है युद्ध, कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई आ गया है, उसको बाहर निकालो। ठीक है, वहां पे जाके संख्या में वृद्धि करती है और उस रोगाणु को खा जाती है, ऐसे कच्चा चबा जाती है। ये घूमती रहती है ब्लड में ऐसे सैनिकों की तरह, ऐसे गश्त देते हैं ना बॉडीगार्ड्स, ऐसे जो भी आया उसको खा जाने का। ठीक है, इनको ऑर्डर में शूट एंड जो साइट ऑर्डर है ना, शूट एंड साइट वाला, वो ऑर्डर मिला होता है इनको। आक्रामक रोगाणुओं को अपने पादों का मतलब इसके कूड पाद, जैसे अमीबा में वो सूडोपोडियाज निकलते हैं, क्योंकि ये भी अमीबा जैसी है, तो इसमें भी क्या निकलते हैं, ये सूडोपोडिया निकलते हैं, और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, ये अपने इस सूडोपोडिया को ऐसे बढ़ा के इसको खा जाती है, अंदर डाइजेस्ट कर देती है, भक्षण कर लेती है इसका। पादों की सहायता से ये निगल जाती है, इसलिए इन्हें भक्षकाणु या फेगोसाइट्स भी कहते हैं। कुछ श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं द्वारा बनाए गए विषों को एंटीटॉक्सिक बनाकर नष्ट कर देती हैं। ठीक है, कोई स्पेशल टाइप की होती है, एक टॉक्सिक सेल्स भी होती हैं, वो क्या करती है कि कोई बैक्टीरिया आया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है आपकी बॉडी में आके, तो उसको भी खत्म करने के लिए ये एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब विषैला, एंटीटॉक्सिन मतलब विषैले का एंटी अपोजिट, वो क्या करती है, डाल देती है और उसको विष को नष्ट कर देती है। ग्रेन्युलोसाइट का साइटोप्लाज्म कणात्मक होता है, किंतु ए ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में कणिकाओं का अभाव होता है। अब ये क्या कहानी है, जरा सुनो मेरी बात। WBC जो है, ये देखो हमें क्लासिफिकेशन आगे के चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं बता रही। WBC दो प्रकार की कणिकाएं होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, जिसको हम कहते हैं कणिकीय, मतलब इसमें कणिकाएं होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का मतलब कणिकाएं। और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको कहते हैं अकणिकीय, मतलब इनमें कणिकाएं नहीं होती। ठीक, ग्रेन्युलोसाइट में तीन रहती है हमारे पास, एक होती है इयोसिन, एक होती है बेसोफिल, और एक होती है न्यूट्रोफिल।
ठीक, इनमें भी होती है। इनमें जनरली दो ही टाइप में लिख रही हूँ, एक होती है मोनोसाइट, ये मोनोसाइट भी है ना, कमाल की है, ये और रूप बदलती है, ये बहरूपिया है, ये वो है ना इच्छाधारी नागिन की तरह अपना रूप बदलती रहती है। और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ये सब आपको 12th में पढ़ना है, ये क्या क्या काम करती है ना, आगे 12th में भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 होते हैं जनरली। तो जो ए, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि ग्रेन्युलोसाइट तो कणात्मक होती है क्योंकि उसमें कणिकाएं होती हैं, ठीक है, किंतु जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है उनमें कणिकाएं नहीं होती है, वो अकणात्मक होती है, उनके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में कोई कणिकाएं नहीं होती है। अब मैं आपको पहले इनका फोटो बता देती हूँ। ये देखो, ये पूरा ब्लड है, देखो ब्लड में ही WBC है, ब्लड में ही RBC है, ब्लड में ही प्लेटलेट्स है, ठीक है, और ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है, ठीक। ये देखो, ये मोनोसाइट्स हैं जो हमने देखी अभी, उसका केंद्रक दिख रहा है आपको, ये लिम्फोसाइट है जो अकणिकीय है, इसमें आपको कणिकाएं नहीं दिख रही हैं कहीं भी, क्योंकि ये अकणिकीय ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, सिर्फ केंद्रक है इनमें। ये वो 3 है कणिका वाली, ये 3 कणिकीय है, ठीक है, देखो इनमें कणिकाएं दिख रही है आपको, डॉट डॉट, केंद्रक तो दिख ही रहा है लेकिन कणिकाएं भी दिख रही है, इसमें तो काली अच्छे से दिख रही है, इसमें ऑरेंज दिख रही है, और इसमें पिंक दिख रही है। स्पेशल बात मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कैसे पहचान होगी कि कौन सी इओसिनोफिल है, कौन सी बेसोफिल है और कौन सी न्यूट्रोफिल है ना। पहले तो इन पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है एसिड है या बेस। जो एसिडिक होती है उसको इओसिनोफिल कह देते हैं या इओसिन कह देते हैं, जो बेसिक होती है उसको बेसोफिल कह देते हैं, अम्ल क्षार पड़े ना, जो अम्लीय होती है एसिडिक होती है उसको इओसिनोफिल, जो बेसिक होती है उसको बेसोफिल, और जो उदासीन होती है न्यूट्रल होती है उसको न्यूट्रोफिल कह देते हैं। इसमें बात यहाँ पे है, ये जो होते हैं ना इओसिनोफिल, इसके जो केंद्रक होते हैं वो हेडफोन देखा है आपने, ये हेडफोन जैसा दिख रहा है आपको इसका केंद्रक, है ना, हेडफोन में वो होता है और 2 कान में लगाने के होते हैं, ये वैसा है, इसकी स्पेशलिटी है, इससे पहचानते हैं। इसके बहुत सारे केंद्रक में ऐसे होता है, मतलब 2 नहीं होते, इसमें तो 2 होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको फॉलिकल्स दिख रहे होंगे केंद्रक के, है एक ही केंद्रक लेकिन ऐसे घुमा हुआ सा है ना, टुकड़ों में बटा हुआ है। ये मैक्रोफेजेस हैं, वही हमारी लड़ाकू जो हमने पहले भी पढ़ी है। ये इरिथ्रोसाइट मतलब RBC है, RBC को ही इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं बच्चों, ये बात भी आप ध्यान रखें। देखो मैंने कहा था ना पॉपिंस की गोली जैसी दिखेगी आपको, ऊपर से टॉप से देखोगे वो गोलियां आती थी पहले पॉपिंस की, वैसी इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स टुकड़े हैं, ये कुछ नहीं है, ये मरी हुई RBC के और ऐसे टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स। चलो, और ये भी सेम डायग्राम है, ये वाइट ब्लड सेल्स का है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और ये है मोनोसाइट। यहाँ पे T सेल्स, B सेल्स, ये सब पढ़ोगे आप 12th में, ये सब लिम्फोसाइट्स के प्रकार हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया, आपके काम का अभी यही है। अब बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स की, ठीक है, तीसरा पार्ट। क्या है प्लेटलेट्स, ये रंगीन टुकड़े हैं थोड़े, ये नन्हे रंगीन टुकड़ों के रूप में दिखाई देते हैं, छोटे प्लेटलेट्स होते हैं कलर वाले, ठीक है, टुकड़े हैं। लाल बनते किससे हैं ये बेटा, ये मैक्रोफेजेस के टूटने से बनते हैं। अभी मैक्रोफेजेस नाम पढ़ा था ना हमने, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का है, और वहां पे भी पढ़ा था संयोजी उत्तक के अंदर मैक्रोफेजेस, उनके टूटने से बनते हैं ये, ठीक है। लाल तथा श्वेत कणिकाओं से ये बहुत छोटे होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी है, ये हड्डियों की मज्जा में मैक्रोकैरियोसाइट्स के टूटने से बनते हैं। मैक्रोफेजेस बोलो, मैक्रोकैरियोसाइट्स बोलो, सेम ही बात है, ठीक है। 1 घन मिमी में इनकी संख्या 40,000 होती है। शरीर के कहीं से कट जाने पर ये रक्त के साथ बाहर निकल आते हैं और नए वातावरण में आते ही टूटने फूटने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको चोट लगती है, आपका ब्लड बाहर आता है, तो ये प्लेटलेट्स और टूटने लगते हैं और टूट के आपके स्किन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, और इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से आपका रुधिर का थक्का, जिसको आप कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, वो होती है, रुधिर जम जाता है, आपका ब्लड जम जाता है। खाली यही नहीं, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, फाइब्रिनोजेंस है ना, फैक्टर्स होते हैं, 8 या 9 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनका भी उतना ही योगदान है, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। इनके इस प्रकार टूटने पर इनसे एक प्रकार का रासायनिक द्रव्य निकलता है
द्रव निकलता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। यह रुधिर के थक्का बनने में सहायता देता है, इसीलिए सहायता देना लिखा है, हेल्प करता है। पूरा के पूरा थक्का यही नहीं जमाता, मैंने कहा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो इनसे एक द्रव निकलता है इनके टूटने फूटने से, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसी की वजह से आपका जो है रुधिर ब्लड जमने लग जाता है, रुधिर का थक्का, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये हमने देख ही ली है। अब बात कर लेते हैं हम रुधिर के कार्य की, कि ब्लड आता किस काम है, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पोषक पदार्थों का परिसंचरण, जितने भी आप खाना खा रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, सबने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे कि खाना जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की हेल्प से जाता है, ठीक है। तो ये जो पोषक पदार्थ है उनको इधर से उधर ले जाने का काम ब्लड करता है। ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना है, वो भी काम इसी का है। बेचारे के बहुत काम है, परेशान रहता होगा रोज। कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण भी करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन रही है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो निकलेगी तो लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू, मुंह से निकलेगी, नाक से निकलेगी, लेकिन वहां तक पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स तक लाने का काम भी कार्बन डाइऑक्साइड को किसका है, ब्लड का। वर्ज्य पदार्थों का, वर्ज्य नहीं, आपको थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड लग रहा है तो आप उत्सर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का संचरण, बॉडी के वेस्ट है जितने भी, हमारा जो यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, फिर पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है भाई, जो ब्लड है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसी से तो टॉयलेट बनती है, तो ये ब्लड छन के ही तो टॉयलेट या यूरिन बनाता है। तो भाई उत्सर्जी पदार्थों को भी ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, हम समतापी है, ये बात तो आपको समझ आ ही गई है पिछले कुछ चैप्टर्स में, कि हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो हमेशा एक जैसा रहता है ना, फिक्स टेम्परेचर है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो ये जो हमारा टेम्परेचर है ये मेंटेन करने में भी ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और क्या क्या है इनके फायदे, रोगाणुओं से रक्षा, क्योंकि ब्लड में ही वही हमारी WBC है जो कि अटैक करती है, रोगाणुओं को मारती है। रुधिर की हानि को रोकता है, प्लेटलेट्स, जो अभी हमने देखा कि अगर आपकी कटिंग लग गई तो फिर रुधिर बहता ही रहेगा और बहता ही रहेगा, तो थक्का जमाने में प्लेटलेट्स काम आ रहे हैं, तो रुधिर की हानि को भी रोक रहा है खुद रुधिर ही। विभिन्न अंगों का पारस्परिक रासायनिक समन्वय करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक एंजाइम्स को, हार्मोन्स को ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है ना। खाना के साथ साथ हार्मोन्स और एंजाइम भी ले जा रहा है। घावों के भरने में सहायता देता है, वही रुधिर का थक्का जम जाएगा, घाव भरेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, तो इनमें भी ये हेल्प करता है। तो ये कुछ ब्लड के और भी कार्य हैं, ये तो बहुत शॉर्ट में है, ठीक। बात कर लेते हैं हम लसिका की। लसिका को ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लसिका क्या है, लसिका एक रंगहीन यानी कि ट्रांसपेरेंट बोल दो या रंगहीन बोल दो, द्रव्य पदार्थ है जो रुधिर केशिकाओं, देखो मैंने केशिकाओं लिखा है, कोशिकाओं नहीं लिखा, केशिकाओं से छनकर ऊतकों में बहता है। इसका प्रभाव ऊतकों से हृदय की तरफ होता है, ठीक है। क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको पता है हमारे शरीर में रुधिर की दो जो है वाहिकाएं बहती है, जिसको एक तो हम धमनी कहते हैं और एक शिरा कहते हैं, ठीक, आर्टरी और वेन्स। अब ये है आर्टरी यानी कि धमनी, है ना, और ब्लू वाली जो आपको दिख रही है ये है वेन्स यानी कि शिरा। आपको ये भी पता है कि रुधिर की ये जो वाहिकाएं हैं यानी कि धमनी और शिरा, ये आगे जाके छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। ये हमेशा ऐसी नहीं रहती, जब किसी ऑर्गन में इनको ब्लड देना होता है या ऑर्गन से ब्लड लेना होता है तो ये छोटी छोटी और शाखाएं बना लेती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहती हैं। तो देखो ये एक्सचेंज कैसे होता है कि ब्लड यहाँ से जाता है, ठीक है, शुद्ध रुधिर, ये रेड वाला शुद्ध रुधिर मान लो आप, और इसको हम बोल देते हैं अशुद्ध रुधिर। अब ये शुद्ध अशुद्ध क्या है, शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है
है ना, और अशुद्ध मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऐसा समझ लो, या ऑक्सीजन कम है। तो जब शुद्ध रुधिर किसी ऑर्गन पे जाता है, केशिकाओं में बढ़ता है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पे काम लो कि अगर आप एक बड़े से पाइप से पानी भेज रहे हो, है ना, बड़े से पाइप से पानी भेज रहे हो और अचानक आपने उस पाइप को छोटी छोटी नलियों में बांट दिया, तो एक जगह ऐसी जहां से आपने बांटना शुरू किया, यहां से तो प्रेशर से पानी आ रहा है, लेकिन जब वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ना। एकदम पानी आ रहा था लेकिन आपने उसको एकदम रोक दिया। जैसे शावर में क्या होता है, ऊपर से तो बड़े पाइप से पानी आता है, देखो ये बड़े पाइप से आ रहा है, शावर ये होता है, शावर में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जैसे पानी आता है प्रेशर से, लेकिन सारा पानी एक साथ निकल नहीं पाता, वो छोटे छोटे छेद में निकलता है और इसी वजह से उस पर दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और इसी वजह से पानी दूर तक जाता है ना, शावर से दूर पानी जाता है फव्वारे की तरह। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जैसे ही ब्लड आया मोटी वाली से और छोटी वाली में बटा तो इन पे बहुत प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये वाहिकाएं, इनमें छेद होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो इन छेदों की वजह से रुधिर की बहुत सारा प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन, कुछ पानी यानी कि जल और कुछ रासायनिक पदार्थ और मान लो, ये सब क्या होते हैं, ये सब रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, छन कर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो आपको पीला पीला सा दिख रहा है ना, ये ब्लड तो चला गया, लेकिन ब्लड में से बहुत सारी प्रोटीन, जल और कुछ अन्य पदार्थ जो है वो इन कोशिकाओं से छनकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, छेद में से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आ तो गए हैं, वापस तो लाना पड़ेगा, क्योंकि काम की चीज़ें हैं, वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये जो नीचे छन कर आया है ना, यही आपका क्या है, लसिका, लिम्फ। क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है, इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो आप ब्लड तो कह नहीं सकते, लेकिन है तो ब्लड का पार्ट ही है, क्योंकि ब्लड से छन के आया है, तो इसको लसिका या लिम्फ कह देते हैं। अब ये बाहर तो निकल गया, इसको वापस भी लाना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये है ना 10th में आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं वही, क्योंकि थोड़ा सा आप रिलेट कर लें, इसलिए फिर से समझा रही हूँ मैं आपको। लिम्फ जो है ये क्या करना है भाई, वापस भी तो लाना है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, टिश्यूज है, उत्तक है, हमारे सारे ऑर्गन, अंग किसके बने हुए हैं, टिश्यू के बने हुए हैं। तो टिश्यू जो है ये क्या करेगा, इस लिम्फ को वापस अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करके एक नई प्रकार की नलिया बना लेता है, ठीक है। नई प्रकार की नलिया जो आपको ये अब ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है यहाँ पे, ये नलिया बना ली इसने। इसमें क्या है, इसमें ये लसिका है। अब इसमें लसिका है तो इसको हम क्या कह देते हैं, लसिका वाहिनिकाएं कह देते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स कह देते हैं। और यही लिम्फ उत्तक से टिश्यू में इकट्ठा हो रहा है, टिश्यू ही इसको ले रहे थे, उत्तक ले रहे हैं, ये टिश्यू से कहाँ चले जाते हैं, वापस हार्ट में भेज दिए जाते हैं। और इसके बीच में ये बहुत सारे काम भी करता है, जैसे वसा को अवशोषित करने का काम है ना, काफ़ी काम होते हैं लसिका के। हमारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता में भी लिम्फ का बहुत योगदान होता है। तो ये कहानी है लिम्फ की, ठीक है। टिश्यू से इकट्ठा होके इन ग्रीन ग्रीन वेसल्स में आ जाता है, लिम्फ वेसल्स में, और वापस कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट के अंदर पहुँच जाता है। तो नुकसान नहीं होता, वापस हमारी चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगली इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।